एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब मॉक टेस्ट सीरीज में हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 16। 15 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं ग्रुप डी के लिए और आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 100 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चंस का आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा 1 बाई 1 करके। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नॉलेज हब 7900 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नीचे दिया गया है। एक चीज ध्यान रखना है, जो पेपर है ये HSSC के ही पैटर्न पर है। जो आपका फाइनल पेपर आएगा उसी पैटर्न पर ही आपका मॉक टेस्ट रहेगा। 100% है, डिटेल में 1 बाय 1 सभी का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो गणित का सवाल दिया गया है। इसमें है कि 32 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। पहली 13 संख्याओं का औसत x है, तो अगली 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, ये एवरेज का सवाल है और इसमें ध्यान रखना क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार है। कहीं से भी शुरू हो सकती है, 7 से शुरू होगी, 7 8 9 10 ऐसे लगातार चलेंगी। तो एवरेज का एक चीज ध्यान बताओ, औसत का। मानो 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 लगातार, तो इनका औसत क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या होगी। अगर 5 संख्याएं हैं लगातार, 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या। अगर विषम संख्याएं लगातार है, विषम नंबर ऑफ संख्याएं, यानी कि विषम बार संख्याएं है, जैसे 7 संख्या है, 9 है, 11 है, 13 है, उनका एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो इसमें एक लाइन लिख रखी, 13 संख्याओं का औसत x है, तो इसका मतलब 6 संख्या इधर, 6 इधर, और ये बीच में 7वें नंबर की जो संख्या है ना, 7th, इसकी वैल्यू है x। भाई 13 संख्याओं का औसत x है, तो इसका मतलब जो बीच की संख्या है ना, 7वें नंबर की संख्या, वो है x। क्योंकि एवरेज 13 संख्याओं का हमेशा बीच की संख्या आएगा। सारी संख्या लगातार क्रमागत में दे रखी है। तो हमारे पास 7वीं संख्या आ गई x, 8वीं संख्या आएगी x-1 ना x+1, 9वीं x+2, क्योंकि आगे एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, और पीछे चलेंगे तो इससे पहले वाली संख्या x-1 थी, इससे पहले x-2 x-3 ऐसी थी। क्योंकि हमारे पास इसने लिख रखा है कि 13 संख्याओं का औसत x है, तो इसका मतलब जो 7वीं संख्या है, 13 संख्या मतलब 13/2 करेंगे 6.5 की 7वीं संख्या, 13 + 1/2 करके, तो जो 7वीं संख्या है इन 32 संख्याओं में, उसकी वैल्यू आ गई x। ठीक है, तो इससे आगे कितनी संख्या और रह गई, 6 संख्या और, यानी कि 13वीं संख्या कितनी आएगी, x+6। 13वीं संख्या आ गई x+6। इसने कहा कि अगली 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो इसमें, देखो 13 संख्याओं का औसत x दे रखा है, तो यानी कि एकदम बीच वाली जो 7वीं संख्या है वो क्या हो गई, x हो गई। तो 7वीं संख्या आ गई x, तो 13 तक पहुंचेंगे तो 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी, x+6। ठीक है, ये चीज आपको समझाई थी। बीच की 7वें नंबर की x है, उसके बाद 8वीं x+1, 9वीं x+2, 10वीं x+3, 11वीं x+4, 12वीं x+5, 13वीं x+6। इसने कहा कि अगली 19 संख्याएं और बची गई, टोटल 32 संख्या थी, 13 संख्या तक का एवरेज x आ गया, अगली 19 का बताओ। तो अगली 19 संख्या क्या होगी, 14वीं संख्या आ जाएगी x+7, 15वीं आएगी x+8। तो ऐसे ही हमने x+6 के अंदर क्या जोड़ देना है, 19 जोड़ देना है। तो 32 नंबर की जो आखिरी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, x+25। एकदम लास्ट की जो 13 संख्या के बाद 14वीं संख्या शुरू हो गई और लास्ट की 32 नंबर की संख्या है वो है x+25। ये आएगी हमारी आखिरी 32 नंबर की संख्या। 13वीं संख्या के अंदर 19 जोड़ दिया तो 19 और 6 25 हो गया, तो x+25 ये हमारी 32वीं संख्या आ गई। अब इसने कहा कि लास्ट की 19 संख्याओं का औसत निकालो। तो लास्ट की 19 संख्या शुरू कहां से हो रही थी, x+7 से। संख्या नंबर 14 से शुरू हुई थी ना लास्ट की 19, क्योंकि 13 तक का एवरेज दे दिया x। 14वीं संख्या थी x+7 और 32वें नंबर की थी x+25। ये है लास्ट की 19 संख्या। इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों का जोड़ बटे में 2। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। तो ये पहली संख्या है 14वें नंबर की और ये 32वें नंबर की है आखिरी संख्या। दोनों को जोड़ेंगे तो x 2x और 25 और 7 32, 2x + 32 बटे में 2। 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x+16। तो आखिरी 19 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, x+16। ये है हमारा। तो इस सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा, x+16, ऑप्शन डी।
दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था। तमिल के अंदर रामायण किसने लिखी थी, तमिल नाम है। और ये है चोल साम्राज्य की बात, चोल साम्राज्य के टाइम की बात है, और ये लिखी थी कंबन ने। इसको कंबन रामायण भी कहा जाता है कई जगह। कंबन ने लिखी थी तमिल रामायणम, जो हमारी रामायण है उसका तमिल वर्जन कंबन ने। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इंडिया। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया। 24 फरवरी को शुरू हुआ था, 24 और 25 फरवरी 2 दिन चला था। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर हुआ था। उद्देश्य था राज्य का वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में बढ़ावा देना। तो कहाँ हुई थी ये समिट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चौथा है रीजनिंग का है ये कि 428 को लिखा गया है कैसे 317, 428 को लिखा गया है 317। अगला है कि 285 को लिखा गया है 174। तो अब आप देखो, 4 में से 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया, 8 में से 1 घटा दिया, इधर 2 में से 1 कम, 8 में से 1 कम, 5 में से 1 कम। यानी कि जो मेन संख्या है उसके सारे अंकों में से 1 के घटा के अगली संख्या बना रखी है। तो 597 का क्या बनेगा, 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6, 486। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा चौथे में। पांचवा है वेन डायग्राम बताओ, रिलेशन बताना है आपको किसके बीच में, फूल, लाल और कपड़ा। फूल, लाल और कपड़ा। तो देखो, लाल रंग का फूल भी हो सकता है और कपड़ा भी लाल रंग का हो सकता है। तो यानी कि क्या बनेगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तीनों के बीच वाला लाल हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, नरेशन का करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है ये। इसमें दिया है सी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। तो देखो, डू यू लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और अगर हम इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के अंदर। ठीक है, तो डू यू लाइक है तो पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो ये किस में आएगा, सी आस्क्ड मी इफ आई लाइक कॉफी। यू का आई में चेंज हो जाएगा, लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी का अनुपात कितना है। इंडियाज डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, और वो है लगभग 0.8 के अप्रोक्सीमेट। कितना है, 0.8 के अप्रोक्सीमेट। प्रश्न नंबर 8 दिया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है आर्टिकल की सहायता से। आई ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैक बैक, मैं प्राय कमर दर्द से जूझता हूँ। तो देखो, ऐसा तो नहीं आ रहा कि मैं प्राय एक कमर दर्द से जूझता हूँ, मैं प्राय एक सिर दर्द से जूझ रहा हूँ, मुझे एक सिर दर्द हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। तो ए एन और द कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें आएगा नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर। आई ऑफन सफर फ्रॉम हेडेक, बैक एक, कोई भी बीमारी का नाम, सिंपल। ए एन द कोई नहीं आएगा बीमारी के नाम के साथ आर्टिकल। आगे है इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक है, द चेयर वर लाइंड अप ब्लैंक द वॉल। देखो, दीवार है, इसके सहारे कुर्सियां लगाई गई ऐसे दीवार के साथ साथ, तो क्या आएगा, अलोंग दीवार, दीवार के साथ साथ। अगला है प्रश्न नंबर 10, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। सबसे कम संक्रामक मतलब जो एक दूसरे से कम फैले। मम्स, मम्स होते जो दाने से निकल जाते हैं, माता जो बोलते हैं उस हिसाब से, फफोले से मर जाते हैं, वो एक दूसरे से फैलते, बिल्कुल फैलते हैं। टीबी हो जाती है, हैजा हो जाता है, लेकिन पीलिया बीमारी है ये सबसे कम संक्रामक है इनमें से। जॉन्डिस जो बोलते हैं ये एक दूसरे से ज्यादा नहीं फैलता, फैलता है ये भी ध्यान रखना, लेकिन इन सबसे कम फैलता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जॉन्डिस। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए। संत गुरु रविदास सहायता योजना, तो इसमें देखो, हरियाणा सरकार द्वारा संत गुरु रविदास सहायता योजना की शुरुआत 4 फरवरी 2018 को करी गई थी। 4 फरवरी 2018, और यह योजना राज्य के छोटे और वंचित कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। छोटे और वंचित कारीगरों के लिए लागू करी गई थी संत गुरु रविदास सहायता योजना। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, छोटे कारीगरों के लिए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका।
इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 790, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। चैनल के हिस्से में जाके देखिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर मिलेंगे। आगे है सवाल नंबर 12। इसमें है कि पी और क्यू मिलकर एक काम को 105 दिन में करते हैं, क्यू और आर उसको 90 दिन में करते हैं, पी और आर उसको 126 दिन में करते हैं। तो तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? पी और क्यू 105 में, क्यू आर 90 में, पी आर 126 में, तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, पी और क्यू दे रखा है 105, क्यू और आर दे रखा 90 और पी और आर दे रखा है 126। तो 105, 90 और 126, पहले तो इनका एलसीएम निकालो। भाई इनका जो एलसीएम होता है वही हम टोटल काम मानते हैं। तो पी, क्यू और आर 105, 90 और 126 का एलसीएम अगर नहीं निकालना है तो इनका फैक्टर बनाना अलग अलग और उसके हिसाब से एलसीएम निकालो। तो 105, 90 और 126, इसका एलसीएम आएगा 630। कितना आएगा? 630। तो हमने कुल काम कितना मान लिया? 630 यूनिट। अब अलग अलग एफिशिएंसी निकालो। पी प्लस क्यू करते हैं उतने दिन में, क्यू प्लस आर के, फिर आर प्लस एस। तो पी प्लस क्यू करते हैं 105 दिन में, तो पी प्लस क्यू की क्षमता कितनी आएगी? कुल काम बटे में टोटल टाइम कितना लिया, तो 6 आ गई पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी। क्यू प्लस आर की टोटल काम बटे में जितने दिन उन्होंने लिए 7 आ गई। पी प्लस आर टोटल काम 126 दिन लिए 5 आ गई। ठीक है, ये है पी प्लस क्यू की क्षमता, ये क्यू प्लस आर की 7 और पी प्लस आर की 5 यूनिट। अब अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो देखो, पी भी 2 बार जुड़ेगा, क्यू भी 2 बार और आर भी 2 बार, कार्य क्षमता में डबल जुड़ेंगे ये। ठीक है, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 जमा 7 जमा 5 कितनी होगी? 18। लेकिन ध्यान रखना, पी क्यू और आर दो दो बार आ रहे हैं, तो सिंगल पी क्यू आर की कितनी आएगी क्षमता? पी प्लस क्यू प्लस आर, क्षमता आदि हो जाएगी 18 बटे, तो कितनी आ गई? 9। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की टोटल क्षमता कितनी है? 9 है। टोटल काम हमारा कितना दिया है? 630। तो तीनों मिलाकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे फिर? 630 बटे में 9, 9 7 63, 70 दिन में। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 70 दिन में। ठीक है, तो 70 दिन हमारा उत्तर हो जाएगा इनकी ऑप्शन ए। 70 दिन में करेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर। सवाल नंबर 13 है और इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सीकेंट 35 डिग्री साइन 55 डिग्री बटे सीकेंट 60 डिग्री और एक कोसिकेंट है। ध्यान रखना, सीएससी कोसिकेंट को लिखते हैं, कोसिकेंट 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालने क्या आएगी? तो देखो, हमें पहले साइन की वैल्यू पता है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, साइन 30 कितने बराबर होता है? 1/2 के। कोस 60 1/2 के। इनकी वैल्यू लिख दो, स्क्वायर है तो इनकी स्क्वायर आ जाएगा। जिस चीज की वैल्यू पता है, देखो हमें 30 और 60 की वैल्यू पता है, दोनों की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, साइन कोस, इन सभी की 30 60 45 90 इन्हीं की वैल्यू पता है खाली। तो साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। कोस 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। सीकेंट 35 है, कैसे छोड़ दिया। साइन 55 क्या होता है? साइन 90 माइनस कर दिया। ठीक है, सीकेंट 60 होता है 2, कोसिकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 60 और कोसिकेंट 30 दोनों दो दो होते हैं। जिसकी वैल्यू हमें पता वो हमने लिख दी। ये क्या आएगा? देखो 55 डिग्री आएगा, 90 माइनस 35 से 55 नहीं आएगा, 35 आएगा। 55 को हम 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये क्या बन गया? कोस 35 डिग्री। क्यों बना दिया? क्योंकि सीकेंट क्या होता है? 1/कोस। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर था ऊपर, तो ये हो गया 1/4। यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये हो गया को साइन 90 माइनस 35 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 35 आ गया। सीकेंट किसके बराबर होता है? 1/कोस के, तो सीकेंट से कोस कट जाएगा भाई, 1/कोस 35 से कट जाएगा। 1/4 जमा 1/4 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2/4। और नीचे ऑलरेडी 2 जमा 2 4 है। इसको सोल्व करेंगे, 1/2 माइनस 1/4 यानी कि माइनस 1/8। तो सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में? माइनस 1/8। तो प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? माइनस 1/8, ऑप्शन डी। 14 है चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक है। चपला और चप्पल का क्या क्या अर्थ होता है वो बताना है। हिंदी व्याकरण में चपल और चपला का अर्थ है, देखो चपल, चपल का अर्थ होता है चंचल, नटखट, तेज, शरारती बालक बोलते जो वो। चपला का अर्थ होता है बिजली भी होता है और लक्ष्मी भी होता है, चपला का अर्थ। ठीक है, तो अब देखो किस ऑप्शन में दिए हैं ये। देखो चपला का अर्थ होना चाहिए बिजली या लक्ष्मी, तो इसमें बिजली इसमें दिया है। और चपल का अर्थ होता है तेज चंचल, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इसमें से किस शब्द में
प्रत्यय मान नहीं लगा, प्रत्यय होता है पीछे लगने वाला। तो देखो विराज प्लस में मान, विराज प्लस में मान, मान प्रत्यय लगा हुआ है। यजमान में यज प्लस में मान प्रत्यय लगा हुआ है। विद्यमान में विद्य प्लस में मान प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन सम्मान के अंदर लगा हुआ है सम, मैं कही चलंत प्लस में मान, और इसमें सम जो है वो उपसर्ग है। इसमें मान प्रत्यय नहीं, मान मूल शब्द है, सम उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें ध्यान रखना। सम्मान के अंदर सम प्लस में मान। ऑप्शन सी वाला है सम्मान, इसमें प्रत्यय नहीं लगा, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 16 है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। हरियाणा की जलवायु, तो हरियाणा के उप उष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिड कॉन्टिनेंटल टाइप। ये ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, कई बार पेपर में आ चुका है प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए, आजकल ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके कि किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करके पारित कर दिया तो उसे अमान्य माना जाएगा। भाई कोई कानून सरकार ने ऐसा बना दिया जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक अमान्य माना जाएगा, यानी कि उस कानून की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान देता है कानून से भी, कि कानून भी रद्द हो जाएगा अगर कोई संसद को कानून पारित कर दे? कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है बातें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले या उनसे असंगत कोई भी कानून उस उल्लंघन की सीमा तक शून्य यानी कि नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। अनुच्छेद 13 के अंदर लिख रखा है कि कोई ऐसा कानून बना दे जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो रद्द माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। इसमें है जुडिशियल रिव्यू, ठीक, अनुच्छेद 13 का। यह अनुच्छेद अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वे किसी भी कानून को अवैध ठहरा सकते जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। यह है जुडिशियल रिव्यू की पावर, आर्टिकल 13 के अंदर है कि कोई भी कानून बना दे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून की जांच कर सकते हैं। उनको स्पेशल पावर दे रखी है कि अगर ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो इसको हम अवैध घोषित कर सकते हैं। अच्छा, 13 के पार्ट ए में क्या लिखा है? संविधान लागू होने से पहले के सभी पुराने कानून यदि मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते तो वे असंगति की सीमा तक शून्य रहेंगे। भाई कोई कानून बना दे उसमें कोई पॉइंट अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो जो पॉइंट हनन कर रहा है वो अमान्य माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अनुच्छेद 13 के पार्ट 2 में लिखा है कि राज्य ऐसा कोई नया कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनने या सीमित करे। उल्लंघन की मात्रा तक ऐसा नया कानून भी शून्य होगा। सारी चीज इसमें क्या क्या कानून का मतलब है कि कोई अध्यादेश पारित कर दिया, कोई आदेश दे दिया, कोई नया नियम या कोई प्रथा, ऐसी चीज जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो अमान्य माना जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13। 18 नंबर है इंग्लिश का है, ये फिल इन द ब्लैंक। चिल्ड्रन ब्लैंक ऑनलाइन फॉर मोर देन ए ईयर। देखो 4 है, सिंस या 4 किसमें लगता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सी दिया, हैव बीन स्टडिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मोर देन ए ईयर ना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें कि 7 लोग एक दूसरे के सामने एक सर्कल में बैठे हैं अलग अलग तरीके से। जे है वो ओ और एम के बीच में बैठा है, ना तो एल और ना ही आई के ठीक दाहिने ओर है, यानी कि के राइट साइड में एकदम तुरंत यहाँ पे ना तो एल है और ना आई है। ओ ना के और ना ही एन के बगल में बैठा है, ओ के आसपास के और एन नहीं है। एन जो है वो एम के बाएं से तीसरे नंबर पर है, एल है वो एन के तत्काल दाहिने नहीं बैठा है। तो यदि ओ सर्कल को छोड़ देता है तो जे के दाहिने तरफ से 5वें नंबर पर कौन बैठा है ये बताना है। देखो ये 7 लोग बैठे हैं अलग अलग हिसाब से, तो जो जो डिटेल्स दे रखी है हमें उस हिसाब से तैयार करने हैं डिटेल्स। देखो पहले एक सीटिंग सीधी लाइन में बैठा लेते, जे सीट्स बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम इसके बीच में जे बैठ गया। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, एम फिर जे और फिर ओ, भाई कहीं भी एक लेफ्ट राइट में बैठ सकता है। एम और ओ से रिलेटेड एक लाइन और दे रखी है यहाँ पे, एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? एन। इसके हिसाब से ये बैठेगा, इसके हिसाब से 1 2 3 ये बैठेगा। हो गया।
अगला है कि एल इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में एल, तो ये तो ऊपर वाला तो सही है, यहाँ पे एल नहीं आएगा, ये इसने बना कर रखा है। ओ सिट्स नियर नाइदर के और एन, ओ है वो के और एन के आसपास नहीं बैठता, लेकिन इसमें देखो ओ जो है वो एन के पास बैठा है, इसलिए लिखा के और एन के पास में ओ नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठा है इसलिए कट जाएगा। इसमें ओ इधर है एन इधर है, तो नीचे वाली लाइन चलेगी। ठीक है, नीचे वाली लाइन क्या थी, एन, फिर दो छोड़ के एम, फिर जे और फिर ओ, क्योंकि ओ है वो एन और के आसपास नहीं बैठेगा। ठीक है, एल इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एल एन, तो यहाँ पे एल नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना इसमें। ओके, एल और आई इमीडिएट नेबर नहीं है के आसपास कौन कौन नहीं बैठेगा, एल और आई। इसका मतलब क्या है कि एल और आई ऐसी जगह रखो जहां पे के हो, के से दूर रखो, के पड़ोसी नहीं, तो के कहीं भी बैठा, देखो कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हम के को चाहे इधर भी बैठा सकते हैं या इधर बैठाओ, बात एक है, क्योंकि दोनों अगर हम जोड़ेंगे सर्कल में बैठाएंगे तो के एक ही जगह आएगा। ठीक है, तो के इधर बैठेगा तो बीच में बैठेगा एल और आई, सॉरी आई इधर आएगा एल इधर आएगा, क्यों, क्योंकि एल जो है वो एन के राइट में नहीं है, तो आई इधर आ जाएगा, इधर एल आएगा। कैसे बैठेंगे, के एन आई एल एम जे और ओ। इसको जब सर्कल में बैठाएंगे ऐसे सर्कल में, तो कहीं से भी शुरू कर दो, के है, के के बाद एन है, एन के बाद आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद एम है, एम के बाद जे है और जे के बाद ओ है। अब इसने कहा कि ओ को अगर हटा दें तो जे के राइट में 5वें नंबर पर ये जे है, जे के बाद ओ है, इसको हटा दिया तो 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर कौन बचा, एम बचा। कौन बैठेगा, एम बैठेगा, एम बैठेगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। एक बार करके देखना, काफी अच्छे सवाल है ये रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 20 दिया है, जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो किसी कंपनी ने कोई माल बना दिया, उसने आगे भेज दिया सप्लायर को, सप्लायर ने दुकानदार को भेज दिया, हम गए दुकानदार से खरीदे, सपोज करो बिस्कुट का पैकेट ले लिया। जब लास्ट में जब हमारे कोई भी पैसे आप देखते हो, कुछ भी चीज लाते हो कपड़े वगैरह खरीद के, तो हमारे बिल के अंदर जीएसटी जोड़ के देता है वो, तो इसका मतलब जीएसटी का असली भुगतान किसने किया, उस कस्टमर ने किया जो उस चीज को यूज करेगा। ठीक है, एट द डेस्टिनेशन वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड, उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं की खपत होती है। दुकानदार ने जीएसटी नहीं भरा भाई, दुकानदार ने हमसे ले लिया। अच्छा, अब कोई ये कहेगा कि अगर मान लो मैंने खरीद के उसको किसी और को दे दिया तो तू उससे जीएसटी समेत ही तो पैसे वसूल करेगा सारे। भाई कोई चीज 100 रुपये एमआरपी है, दुकान वाले ने 5% जीएसटी लगा दिया, तो हमसे 105 रुपये में हमने खरीद ली। अब हम किसी को बेचेंगे तो 105 में ही बेचेंगे, जो भी यूज करेगा 105 में खरीदेगा लास्ट। समझ गए, जीएसटी का भुगतान वही करेगा जो उस वस्तु को लास्ट में यूज करेगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं जीएसटी को। प्रश्न नंबर 21 है कि हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई, तो सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहाँ है, भिवानी के अंदर, ऑप्शन बी उत्तर होगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 21, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हो रही है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर कहाँ पर, चहूरपुर के अंदर, चहूरपुर गांव है यमुनानगर, वहां पर है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। प्रश्न नंबर 23 है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो होता है सरपंच, पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। प्रश्न नंबर 24 दिया है, भाई इनमें से हमें ये आकृति चाहिए, कागज को 2 बार मोड़ा गया तो कौन सी आकृति ऐसी है जो खुलेगी, तो ये उत्तर जो प्रश्न वाले दे रखा वो बनेगी। तो देखो इसमें ये ऊपर से खुला हुआ है ना हिस्सा, इसमें ऐसा कोई भी नहीं, तो ऑप्शन ए कट गया। अब इसमें देखो ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 है ऊपर, वो तो खुल के नीचे बनेंगे, तो इसमें एक ही लाइन है वो कट गई। अब देखो इसमें ऊपर देखो 2 ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इसमें एक ही बना हुआ है ये ऐसे, तो ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आएगा। ऑप्शन डी वाली इमेज को जब हम खोलेंगे नीचे करके तो ये पर्सन वाली इमेज हमारी बन जाएगी, ऑप्शन डी। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के अंदर क्या होता है, फ्लोरीन होता है। देखो टेफ्लॉन इसका नाम है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, फ्लोरीन का नाम से फ्लोरो आ रहा है, इसमें टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन एक मोनोमर है, सिंथेटिक फ्लोरो पॉलीमर है ये। फ्लोरीन का पॉलीमर है, सिंथेटिक है, मोनोमर, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, और साइंटिफिक नाम है इसका पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन या PTFE भी कहा जाता है। टेफ्लॉन का दूसरा नाम है PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन।
किसका है ये मोनोमर? फ्लोरीन का। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी फ्लोरीन। इसका फार्मूला होता है C2F4 करके। आगे है प्रश्न नंबर 26। इसमें कि एम्ब्रायो किस में मिलता है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल के अंदर, बीज के अंदर, पत्ते के अंदर या फिर कली के अंदर? तो इसका सही आंसर आएगा बीज। भ्रूण एक छोटा पौधा होता है जो बीज के अंदर पाया जाता है। देखो भ्रूण होता है जैसे पेट के अंदर बच्चा होता है ना गर्भ में, वो तो कैसे बनेगा पौधा? बीज से ही तो बनता है। हम बीज लगाते हैं उसी से तो पौधा निकलता है। तो भ्रूण कहाँ पाया जाता है? बीज के अंदर पाया जाता है। जब बीज को हम पानी, हवा और पर्याप्त गर्मी मिलती है तो नया पौधा निकल जाता है। ठीक है, बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, बीज के अंदर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखो, इसमें मैच करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, मैच करने हैं कौन सा किस में है। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर देना, ये आता है कॉन्फिस्टिकेट। पोएम रिटन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, उसको बोलते हैं एलेगी, शोक संदेश। ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, इसको बोलते हैं एपिग्राफ। ए समरी स्टेटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए डेड पर्सन, उनको बोलते हैं एपिटफ। ये सारे के अच्छा ये ऑप्शन इधर गलत दे दी, 2 1 4 3 उल्टे छापने थे। तो सही है, ऐसे आएगा कॉन्फिस्टिकेट, एलेगी, एपिटफ और एपिग्राफ। एपिग्राफ और एपिटफ ये सारे सही मैच कर रखे। पहले वाले का ये बी पे मिलेगा, दूसरे वाला पहले से मिलेगा। ठीक है, 2 1 4 3 आपको ऐसे ध्यान रखना, ऑप्शन छोड़ो इसमें। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे, इसको कॉन्फिस्केट बोलते हैं। पोएम रिटन ऑन डेथ, ये होती है एलेगी। कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, एपिग्राफ होता है। और समरी ऑफ स्टेटमेंट कमेंसमेंट ऑफ डेथ पर्सन, ये एपिटफ होता है। ठीक है, 2 1 4 3 इनके ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगी इसका। ऑप्शन बी वाला सही दिया उसमें। प्रश्न नंबर 28 के सभी मुक्केबाज भिवानी से सिवाय, देखो सारे बॉक्सर हैं, सारे भिवानी से हैं। इसमें से एक नाम देखो, मनोज कुमार, 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली के अंदर, इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ से है मनोज कुमार? कैथल से। बाकी का नहीं पता, लेकिन ये पता है मनोज कुमार कैथल से, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, स्थल भोर में किस ऋषि का मठ है? कौन से ऋषि संबंध स्थल भोर? देखो च्यवन ऋषि है डोसी की पहाड़ी से। डोसी की पहाड़ी पेपर में कई बार आता है, डोसी की पहाड़ी का प्रश्न। च्यवन ऋषि डोसी की पहाड़ी से संबंधित है। और स्थल भोर के अंदर नहीं आते, ध्यान रखना, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है रोहतक स्थल भोर में। तो कौन से ऋषि हैं? मस्तनाथ। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, आग बबूला होना, इसका मतलब क्या है? अत्यंत क्रोध करना। आग बबूला होना यानी कि अत्यंत क्रोध करना। प्रश्न नंबर 31 है, रीजनिंग का है कि 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? तो सिर्फ सी बात है, देखो हमें निकालना 1947 के लास्ट तक, 31 दिसंबर 1947 तक, क्योंकि उसके बाद 25 दिन जनवरी के जोड़ देने हैं तो वो दिन निकल जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, साल 365 दिन का होता है, जिसको 7 से भाग देंगे तो एक दिन शेष बचता है, यानी कि हर साल एक दिन बढ़ता है, ये ध्यान रखना। लीप ईयर होता है वो 4 साल में एक बार आता है, जो 4 से पूरा पूरा भाग हो, उसमें 2 दिन विषम होते हैं, क्योंकि वो 366 दिन का होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब ये होता है कैलेंडर वर्ष का। कोई साल अगर 400 का पूरा पूरा मल्टीपल है, 400 800 1200 1900 कुछ आए, या फिर 2000 कुछ आए, जो शताब्दी चलेगी ना, 400 800 1200 1600, सॉरी 400 के पहाड़े में जो जो साल आएंगे, जैसे 401 402 1200 शताब्दी आ गई, 2001 2002, फिर 2401 2402 साल आएंगे, वो उसमें 0 दिन आएंगे विषम दिन। 100 का मल्टीपल उसमें 5 आएंगे, 200 के मल्टीपल में 3, 300 के मल्टीपल में 1 आएगा। अब देखो ठीक है, 400 गुना यानी कि 800 1200 1600 2000 में विषम संख्या 0 है। और 199 के लिए अधिवर्ष 4 से भाग देने हैं, जो दिन 4 से भाग हो जाएंगे वो लीप ईयर है, जो साल। अब देखो लास्ट में अगर विषम दिन 0 बच गया तो रविवार, 1 बच गया तो सोमवार, 2 बच गया तो मंगलवार, ऐसे 6 बच गया तो शनिवार होगा। ये तो दे रखी है। अब हमें निकालना है 25 जनवरी 1948 का। 1948 यानी कि 1 जनवरी 1948 से लेकर 25 जनवरी तक 25 दिन हो गए। 25 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 25 दिन में 4 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, 7 से भाग देना है, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 या 21, 4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। ये तो हो गई 1948 की बात। अब बात करेंगे 1947 तक की। 1947 है 1900 प्लस में 47। अब 1900 है तो हमने देखो ये ऊपर सीरीज देखी थी, ये वाली 1900। ठीक है, 1900 में कितने दिन आएंगे? 1 दिन विषम दे रखा है इसमें।
ठीक है। और 47 को इससे 4700 में कितने लीप ईयर हो गए, 47 को 4 से भाग देंगे तो 11 साल लीप ईयर हो गए, और बच गए 36 साल। 36 साल में हर एक एक दिन जुड़े और 36 दिन यहाँ से आएंगे। 36 को 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, तो 36 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। 11 लीप ईयर यानी कि 22 दिन हो गए। 22 को 7 से भाग देंगे तो 7 21, एक दिन यहाँ बचेगा। तो एक दिन यहाँ बचेगा, एक दिन 47 का बचेगा, और 4 दिन बचेंगे ये 25 दिन वाले। तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 7 दिन। 7 दिन यानी कि 0 विषम डे। इसका मतलब 0 विषम डे का मतलब क्या हो गया, रविवार। क्या उत्तर आएगा, रविवार। ठीक है। दूसरा तरीका और है कि देखो वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लो, 4 से भाग दे दो, शेष पल को छोड़ दो। ठीक है। माह का एक दिन जोड़ दीजिए, और माह की कुंजी देखो कोड होता है ना, 14 40 25 03 36 31 40, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का। इस कोड के हिसाब से आपको करना है, और ये सारा डिटेल इसमें दिया है। एक ही दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 25 जनवरी 1948 संडे आएगा। 32 नंबर का है कि इसमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग, वो बताओ। देखो एस टी यू 2 जोड़ दिया, यू वी डब्ल्यू 2 जोड़ दिया, आर 2 जोड़ दिया, टी में 2 जोड़ दिया, बी एम में 2 जोड़ दिया, ओ में 2 जोड़ दिया, क्यू लेकिन जे में 2 जोड़ दिया, एल लेकिन एल में 1 घटा दिया, के दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। 2 जोड़ रखा है संख्या में, ऑप्शन ए अलग है। अगला प्रश्न नंबर 33 है कि किस तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कॉपर। तो वो नहीं है हाइड्रोजन के अंदर। ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है वो हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। 34 नंबर का है ये, इसमें बताना यहाँ पे क्या आएगा इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो देखो 445 में से 285 गई तो कितना बचेगा, 160, उसका आधा कर दिया 80। 550 में से 332 गए तो कितना बच गया, 218, उसका आधा कर दिया 109। तो 655 में से 441 गए तो कितना बचेगा, 214, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 107। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। पहली दूसरी संख्या का अंतर और उसका आधा करके तीसरी संख्या आ गई। ठीक है, 107 उत्तर आ जाएगा। अगला कि मानव में गुर्दे किस प्रणाली का हिस्सा है। देखो गुर्दे यानी कि जो किडनी क्या काम आती है, किडनी काम आती है फिल्ट्रेशन के। इसके अलावा जो हम मूत्र वगैरह का करने के लिए यानी कि एक्सक्रेशन का। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उत्सर्जन जो बोलते हैं वो काम करते हैं, ऑप्शन सी। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 36 दिया कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था अर्जुन को। तो अर्जुन को दिया था ज्योतिषर के। ठीक है, ज्योतिषर, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन, ग्राफीन है एक एलोट्रोप कार्बन का। तो एलोट्रोप तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये क्या होता है, एक नैनो स्ट्रक्चर, ए नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप होता है कार्बन का एक छोटा रूप। ऑप्शन बी उत्तर होगा ग्राफीन का। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 38 दिया है, गणित का सवाल है कि एक आयत की लंबाई में 80% वृद्धि हो गई तो क्षेत्रफल सेम रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। देखो लंबाई में 80% की बढ़ोतरी हो गई तो 100 से कितनी हो गई, 180 हो गई। मान लो 100 थी तो 180, तो लंबाई बढ़ गई 100 से 180, 80 की बढ़ोतरी हो गई तो चौड़ाई में कितनी कमी करे। तो डायरेक्ट फार्मूला है, जो बढ़ाई है लंबाई बटे में तो टोटल नई लंबाई गुणा में 100, 80 बटे 180। ये 2 ने 18, 2 चौके 8, 400 बटे 9 यानी कि 44.44%। सीधा सा फार्मूला है इसका, जो इंक्रीज की गई है बटे में जो नई लेंथ आई है गुणा में 100, ये इतनी कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई के अंदर, तब क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, चेंज इन लेंथ अपॉन में न्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाई 100, वो चौड़ाई में कमी की गई। ऑप्शन ए उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। देखो प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे बहुत ही सुंदर फूल। देखो सुंदर विशेषता है फूल की, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, तो ये प्रविशेषण है इसमें। संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, संतरों की विशेषता है खट्टे, लेकिन इसकी विशेषता बता रहे क्या, कुछ ज्यादा खट्टे हैं। मुझे तो थोड़ी सी भूख है, मुझे तो भूख है कैसी, थोड़ी ही, थोड़ी ही भूख है। भूख की विशेषता बता रखे थोड़ी ही,
लेकिन बच्चे समझदार हो गए हैं, तो इसमें समझदार की कोई विशेषण नहीं है, विशेषण की कोई विशेषता नहीं बता रहा। तो ऑप्शन बी वाला है जिसमें प्रविशेषण नहीं है, बच्चे समझदार हो गए। प्रश्न नंबर 40 है, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दान की बच्चिया के दांत नहीं, यानी कि कोई चीज हमें कोई दान में दे रहा है, उसके दांत नहीं देख रहे, यानी कि मुफ्त के माल में दोष नहीं देखे जाते, जो चीज हमें फ्री में मिल रही है उसमें कमी नहीं देखी जानी चाहिए। ऑप्शन बी उत्तर होगा। 41 नंबर है कि दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। पहली संख्या में 1 घटा दिया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया, नया अनुपात आ गया 3:4। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़े तो नया अनुपात क्या होगा, ये बताना हमें। 4:5 में है दो संख्याएं, और पहली में से एक घटा दिया, दूसरी में 2 जोड़ दिया, नया अनुपात आ गया 3:4। पहली में 8 जोड़ा जाए, दूसरी में 4, तो नया अनुपात क्या होगा? देखो 4:5 है, तो पहली हमने संख्या मान ली 4x है, दूसरी संख्या हो गई 5x। अब कहा कि पहली संख्या में से 1 घटा दिया तो क्या बन गया 4x - 1, दूसरी में 2 जोड़ दिया 5x + 2, नया अनुपात आ गया 3:4, 3/4। आर पार गुणा कर दो, 4 से 4 रहे 4 चौक 16x - 4, 5 तिया 15, x + 6। x वाला इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो 16x - 15x = 10, x की वैल्यू आ गई 10। x का मान 10 आ गया, पहली संख्या मानी थी 4x, तो पहली संख्या कितनी हो गई 4 × 10 40, दूसरी होगी 5 × 50, 5 × 10 50। अब पहली संख्या में 8 जोड़ दिया, दूसरी में 4, तो ये कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 54। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा 48:54। 48:54 किससे कट गया, 6 से 8 × 48, 8 सॉरी 6 से 6 7 6 8 48, 6 × 54, तो नया अनुपात क्या आ गया 8:9। तो इसका नया अनुपात क्या हो जाएगा 8:9। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है 42 नंबर, फिल इन द ब्लैंक। सी बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट, खालिस्तान द लास्ट मिनट। तो देखो मुहावरा है एट द लास्ट मिनट, यानी कि एट पीक पॉइंट, ये एक फ्रेज बनती है एट द लास्ट मिनट, यानी कि बिल्कुल अंत के समय में। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। देखो चोप जो है वो एक साल जो होते हैं हम सर्दियों में ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं, उसका एक रूप है चोप, और इसको फुलकारी भी कहा जाता है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 दिया है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना कितनी श्रेणियों की भूत जोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? एक योजना चलाई है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना, तो इसमें किसानों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, उनके खेतों के हिसाब से उनको सम्मानित करेगी सरकार। तो मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग खेतों के हिसाब से। जिसकी भूमि 5 एकड़ से कम है, ठीक है। दूसरी है 5 एकड़ से कम वाले और बागवानी कृषि में बेहतर करने वाले किसान, जिसकी 5 से 10 एकड़ के बीच में है जमीन। और तीसरी है जिसके पास 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। 3 हिस्सों में किसानों को बांटा गया था, ठीक है। उन किसानों को सम्मानित करेगी सरकार जो बागवानी या कृषि में बेहतरीन कार्य करते हैं, अलग अलग हिसाब, जिसके पास 5 एकड़ से कम है, जिसके पास 5 से 10 के बीच की स्लैब है, जिसके पास 10 से ज्यादा है। एकड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो कितनी श्रेणियों में दिया गया था, 3 श्रेणियों में, 3 हिसाब से बांटा गया था, 5 से कम, 5 से 10 और 10 से ज्यादा, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले। प्रश्न नंबर 45 दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट कहां पर था? स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट फिलहाल चंडीगढ़ में है वो कहां पर था? तो देखो स्वतंत्रता पहले यानी कि 1947 से पहले वर्तमान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट के नाम से जानते थे। लाहौर जो फिलहाल पाकिस्तान में है, पहले लाहौर हाईकोर्ट नाम था। फिर इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को। इसके बाद इसको शिमला में स्थापित कर दिया गया था और बाद में चंडीगढ़ में, ठीक है। देखो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 1919 से लेकर 1947 तक ये नाम था लाहौर हाईकोर्ट। उसके बाद 1947 से 1955 भारत आजाद होने के बाद इसको शिमला में शिफ्ट कर दिया गया पिट्रोप भवन के अंदर, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के रूप में। 1955 के बाद 17 जनवरी 1955 में चंडीगढ़ में काम करने लगा और 1966 में हरियाणा के बाद इसका नाम हो गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। पहले इसका नाम था पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट, क्योंकि पश्चिमी पंजाब राज्य पंजाब उसमें पाकिस्तान में था, पूर्वी पंजाब हमारा था।
तो अब इसका नाम हो गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट 1966 से। चंडीगढ़ आया था 17 जनवरी 1955। उससे पहले था ये शिमला में 1947 से 1955 के बीच में। तो प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा लाहौर। कागज काला करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कागज काले करना यानी कि बेकार की बात लिखना। कागज काले करना बेकार की बात लिखना। 100 से 200 के बीच में कितने 7 के गुणज हैं? 7 के फैक्टर कितने हैं 100 से 200 के बीच में, ये बताना है। तो देखो वैसे तो आप 7 से भाग करके देखो 100 को, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 14 7 98, उसके बाद आगे संख्या शुरू होगी 105 6। ठीक है, और इधर 200 से भाग करके देखो 7 को, तो लगभग 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 8 56 28, तो 14 और 28 के बीच में कितने हैं 14। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। 200 को 7 से भाग कर दो, 100 को 7 से भाग कर दो, दोनों का अंतर ले लो, 14 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, एक 5 है, अगली 112 हो जाएगी, फिर 119, फिर 126, ऐसे करके 14 संख्या आएगी। ऑप्शन ए उत्तर होगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 48 वही है नरेशन वाला, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बदलो। दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहली बात ये हेयर है, ये किस में चेंज हो जाएगा देयर के अंदर, तो एक सेंटेंस है जहाँ पे हेयर लिखा गया वो कट जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वी हैव लिव्ड का आएगा दे, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव किस में चेंज, प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा पास्ट में, हैव की जगह क्या आ जाएगा हैड, तो यहाँ पे हैव है ये भी कट जाएगा, यहाँ पे हैव है ये भी कट जाएगा, हैड सिर्फ ऑप्शन सी में दिया है। तो दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो नरेशन चेंज करते टाइम आप बेसिक चीज जो आपको पता है वो ध्यान रखो, टेंस चेंज होगा सबसे पहले प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद हेयर का देयर में, आई का यू में, इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, वो सारी चीजें चेंज करनी है। प्रश्न नंबर 49 गणित का सवाल है ये। एक लड़के ने एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा, यानी कोई भिन्न है उसका 3/5 निकालो, एक्स का 3/5। लेकिन उसने कर दिया क्या, एक्स को 3/5 से भाग कर दिया। 3/5 से एक्स को गुणा करना था, लेकिन एक्स को 3/5 से भाग कर दिया। तो जो प्राप्त हल है वो सही उत्तर से 32/75 अधिक है, यानी कि एक्स अपॉन में 3/5, ये एक्स गुणा 3/5 से 32/75 अधिक है। तो सही उत्तर क्या था हमारा, सही उत्तर यानी कि हमें उस भिन्न का 3/5 बताओ, एक्स का 3/5 क्या आएगा। देखो भिन्न थी एक्स, निकालना था उसका 3/5 एक्स, लेकिन उसने कर दिया क्या, एक्स को 3/5 से भाग कर दिया। एक्स बटे 3/5 करेंगे तो 3/5 घूम के 5/3 बन जाएगा। अब नई भिन्न बनेगी 5/3 एक्स। निकालना क्या था 3/5 एक्स, लेकिन बन क्या गया 5/3 एक्स, उसने निकाल दिया। इसने कहा कि जो 5/3 एक्स है ये 3/5 एक्स से ज्यादा है, कितना 32/75। 5x/3 माइनस 3x/5 यह 32/75। 8 पार गुणा कर दो, नीचे का एलसीएम लेके 15 एलसीएम आएगा, तो 5 5 25 माइनस 9x 32/75, यानी कि 16x/15 बराबर 32/75। यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, सारा काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 2/5। x का मान आ गया 2/5, यानी कि जो हमारी मूल भिन्न थी वो थी 2/5। इसने कहा कि इसका 3/5 निकालो, फिर सही उत्तर निकालो। तो 2/5 का 3/5 निकालेंगे, यानी कि 2/5 गुणा में 3/5। 2/5 को 3/5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6/25। तो प्रश्न नंबर 49 क्या उत्तर हो जाएगा 6/25, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 50 है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस लेंस का बना है। जो हम चश्मे जो पढ़ते हैं अक्षर को बड़ा बड़ा करके, वो कौन सा लेंस होता है, तो होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, जूम करके थोड़ा सा, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। 51 है फैमिली रिलेशन का प्रश्न है ये। अनिता जो है अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनिता अर्जुन से कैसे संबंधित है। देखो अर्जुन है, अर्जुन का मामा है कोई भी, उसका बाप यानी कि क्या हो गया अर्जुन का नाना, इसकी बेटी इकलौती बेटी, तो ये क्या लगेगी अर्जुन की, भाई अर्जुन का मामा और इसकी मम्मी बहन होगी, तो क्या लगेगी इसकी मम्मी लगेगी, सीधी सी बात है। अर्जुन के मामा के पिता यानी कि अर्जुन का नाना हो गया, उसकी बेटी या तो इसकी मौसी लगेगी या उसकी मम्मी, लेकिन इकलौती बेटी है तो इसकी मम्मी होगी वो, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा माँ। प्रश्न नंबर 52 है डोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में है, किस जिले में है, तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर। डोसी की पहाड़ी कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर, कुलताजपुर नार रोड के अंदर है, कुलताजपुर गांव में। चमन ऋषि से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ऑप्शन डी 52 का। 53 का है, ये सोल्व करो सारा का सारा भाई, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के सोल्व होंगे ये, और इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग वाला सोल्व होगा, फिर गुणा का। ठीक है, और सबसे पहले सोल्व होगा ये ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। सारा सोल्व करो, देखो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा। देखो ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, अब इसमें सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4। ये भाग का निशान है 4/9, तो गुणा के करके 9/4 उल्टा हो जाएगा, जमा ये 5 या 15 और 1 16/3। ये भाग का निशान ऐसे कैसे रहेगा, 5 + 20 और 1 21/4। ये भाग का निशान है तो गुणा में उल्टा हो जाएगा, 3/8 का 8/3 गुणा में 3/7। ये हो जाएगा 9, 9 1 9 7 16। भाई भिन्न तो खोलने आती है ना भाई, जैसे 2 सही 3/4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 दूनी 8 जमा 3 11/4 ऐसे लिखते हैं। ये मिश्रित भिन्न होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको ऐसे लिख दिया, ऊपर वाली भिन्न को खोल के नीचे वाली। अब इन सभी को अंदर वालों को पहले मल्टीप्लाई करो, 11 से 11 कट गया, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो ये बच गया 9/2 जमा 16/3। भाग का निशान ठीक है, ये 7 या 21 21 कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बच गया अंदर, ऑफ 16/9 हो गया। अब ये देखो भाग का निशान है, ये किस में गुणा करेंगे तो 2/9 लिखा जाएगा, हो गया, प्लस 16/3। ठीक है, पहले अब ऑफ सोल्व होएगा, 6 ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 6 गुणा 16/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 16 दूनी 32/3। भाग का निशान सेम रहेगा। अब ये पहले तो ये देखो 4 से कट गया, 5/36 हो गया। ये भाग का निशान गुणा में आएगा तो ये 3/32 लिखा जाएगा, 3 से 3 कट गया, 16 दूनी 32, ये कितना बन गया 1/2। 5/36 जमा 1/2 दोनों कितना आएगा 23/36। क्या आएगा 23/36। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आसानी से सोल्व करके देख लेना। पहले ये मिश्रित बिल सोल्व होगी, भाग का निशान करेंगे गुणा में तो ये उल्टी हो जाती है फ्रैक्शन। ठीक है, तो सवाल नंबर 53 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 23/36, ऑप्शन सी। 54 नंबर है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट। देखो भारत में पहला हाइड्रो पावर प्लांट 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास सिंद्रपोंग में स्थापित किया गया। 1897 में पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग, यह न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट था। ध्यान रखना, पूरे एशिया का सबसे पहला खोला गया था। सिंद्रपोंग जगह कहां पर है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कब की बात है, 1897 की। 130 किलोवाट की 65 किलोवाट की 2 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, एडिशनल जानकारी और है कि अगर ये पूछा जाए बड़े पैमाने पर यानी कि व्यावसायिक मैटर की बात करें तो खोला गया था कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव सुंदरम 1902 के अंदर। नॉर्मली पूछा कि पहला हाइड्रो पावर प्लांट तो क्या आएगा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। लेकिन ये पूछेगी बड़े पैमाने पर तो वो है कावेरी, कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव सुंदरम। तो प्रश्न नंबर 54 का आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। देखो अगर 1% ऑप्शन में दार्जिलिंग नहीं मिले तो आप शिव सुंदरम लगा देना। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखना। फिलहाल आंसर आएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग। 55 नंबर है प्रश्न कि हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं गिरा हुआ। हरियाणा के एकमात्र ऐसे 2 जिले हैं, मात्र 2 जिले हैं जो किसी दूसरे स्टेट से बाउंड्री टच नहीं करते। कौन कौन से, एक है रोहतक और दूसरा है दादरी। रोहतक और चरखी दादरी जो किसी दूसरे राज्य से बाउंड्री टच नहीं करते। प्रश्न नंबर 56 है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल, और वहां का वीसी किसे बनाया गया है। तो देखो नए वीसी बने हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, और वो है प्रोफेसर विजय कुमार। प्रोफेसर विजय कुमार को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का नया वीसी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना 4 ऑप्शन गलत है इसमें। प्रश्न नंबर 57 देखो, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस शासक को हराया था। पानीपत की तीनों लड़ाइयां मैं कम से कम 10 बार जिक्र कर चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1526, 56 और 1761। तो पहले लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हार गया, लोदी वंश खत्म हो गया था। इस युद्ध में ध्यान रखना पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 58 है काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। काला हिरण प्रजनन केंद्र, और ये है पीपली कुरुक्षेत्र, जो चिड़ियाघर है ना पीपली में, वहां पर काला हिरण प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 59 है कि किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्यता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर की है। कलर का मतलब है जो व्हाइट लाइट जो होती है, विजिबल लाइट जो होती है, उससे 7 रंग निकलते हैं ना विबग्योर वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 रंग की बात हो रही है ये। इनमें से किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो देखो सबसे अधिक वेवलेंथ है लाल रंग की, 620 से लेकर 750 नैनोमीटर। देखो ट्रैफिक सिग्नल पे, देखो अब डेंजर साइन के लिए एक चीज देखना, डेंजर साइन के लिए फिर ट्रैफिक सिग्नल पर व्हीकल रोकने के लिए रेड लाइट का यूज होता है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ वो कलर उतना ही दूर से दिखाई देगा। लाल रंग सबसे ज्यादा दूर से लाल रंग दिखाई देगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी 620 से लेकर 750 नैनोमीटर। नैनो होता है 10⁻⁻⁹। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये तो है वेवलेंथ की। वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति, ये होती है म्यू। फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, और म्यू होता है सी बटे लैम्बडा। लैम्बडा होती है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, लाल रंग की, ध्यान रखना। बैंगनी रंग सबसे लास्ट है, सबसे पहले बैंगनी है, सबसे लास्ट लाल। तो लाल की सबसे अधिक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी कम है। बैंगनी की वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये इनका क्रम बढ़ता हुआ वेवलेंथ का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल की, सबसे कम है बैंगनी की, उसके बाद दूसरे नंबर पर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो प्रश्न नंबर 59, सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी है। रेड कलर की, लाल रंग की। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारे पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60, और इसमें यह बताना जो सेंटेंस दिया है इंग्लिश में, ये कौन सा है। डिक्लेरेटिव है, इन्फेरोमेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव, कैसा सेंटेंस है। देखो सेंटेंस दिया है व्हाई डिड सुजी लिव सो लेट। तो देखो सीधी सी बात है, वाई क्वेश्चन से शुरू हो रखा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर बीच में नोट आता सिंपल तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। अगर यहाँ पे बीच में नोट आता वाई से शुरू होके तो ये इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। कोई नोट नहीं पाता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता लास्ट में, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता। लास्ट में अगर ये मिलता, ये निशान, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता। फिलहाल इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। प्रश्न नंबर 61, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है महाभारत में, बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। 62, किस लोकोक्ति का भाव आता है संगत। देखो लोकोक्ति दे रखी इधर और इनका मीनिंग दे रखा इधर सामने। नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि भला करके भूल जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सांच को आंच नहीं, यानी कि सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निरशंक नहीं शंका में होना। निरशंक नहीं शंका में होना, तो पहले वाला गलत दिया है इसमें। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी को शक होना। प्रश्न नंबर 63 है कि हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के, और ये मिले खोखराकोट रोहतक के अंदर। खोखराकोट रोहतक में मिले हैं इंडो ग्रीक सिक्के। आगे, किस ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है। तो वो कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था। नेताजी, तो वो कहा था हिटलर ने, ये ध्यान रखना। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। प्रश्न नंबर 62 है, एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है, जो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। हरियाणा, तो भारत के प्रधानमंत्री 6 नंबर के चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 66, किस शब्द का संधि विच्छेद अनुचित है। 4 ऑप्शन है, 4 शब्द है, संधि विच्छेद करके दिखा रहे हैं, कौन सा गलत है वो बताओ। देखो नमस्कार में नमा प्लस कार सही है। विस्मरण में विष्म प्लस अरण, ये भी सही। अच्छा ये गलत है। अहन प्लस रात्रि अहोरात्रि भी सही है। वी प्लस में सर्ग विसर्ग भी सही है। विस्मरण का होगा वी प्लस स्मरण, ये संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन बी गलत दिया है, वी प्लस में स्मरण बनेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
किसकी सहायता से लागू किया गया है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका नाम है DAYNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इस आजीविका परियोजना को लागू करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मुख्य भूमिका रही है। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसमें कौन से संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? वर्ल्ड बैंक ने। किसने सहयोग करा है? वर्ल्ड बैंक ने। किस मंत्रालय की है ये? तो मंत्रालय का नाम ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जून 2011 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, नया नाम इसका रख दिया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नवंबर 2015 से इसका नाम ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर देना, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई है। प्रश्न नंबर 68 देखो, 7854, इसका संबंध है 5632 से। 8424, इसका संबंध है 6202 से। तो 4444 का संबंध किससे होगा? तो देखो, 8 में से 2 गए तो 5, 6 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2। कहने का मतलब पहली संख्या में से 2 घटा दो, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2, यही संख्या बन गई। तो ऐसे इसमें से घटा दो, 4 2 घटेंगे तो यही उत्तर बचेगा, 2 2 2 2। जो संख्या दे रखी है उसमें से 2 घटा के अगली संख्या लिख रखी है, ये है इसमें। ऑप्शन ए उत्तर होगा। 69 नंबर देखो, प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थभेद सही नहीं है? गलत किस में दिया है? विपण, बाजार भी सही है, विपणी दुकान सही है, वत्स बछड़ा भी सही है, वत्सर वत्स सही है, विजय यानी कि जीत, विजया देवी ये भी सही है। विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल और विपिन का मतलब होता है कष्टकारी। ऑप्शन सी वाले में उल्टे दे दिए, जंगल आगे आएगा और ये कष्टकारी पीछे आएगा। विपिन का मतलब जंगल होता है जो पीछे दिया है और विपिन का मतलब होता है कष्टकारी, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, उल्टा दिया है इसमें। प्रश्न नंबर 70 दिया है, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी का किसने इनॉग्रेशन किया? तो इसमें देखो, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किया। इस वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का पहला संस्करण 5 मार्च 2025 को आयोजित हुआ। इसका दूसरे संस्करण जो दक्षिण भारत की संस्कृति पर केंद्रित था, दोनों का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति भवन में हुआ था विविधता का अमृत महोत्सव। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। तो प्रश्न नंबर 17 क्या उत्तर हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 71 देखो, a माइनस बी का मान है 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब है 88, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। तो देखो, हमें एक फार्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। a माइनस बी तो 4 दे रखा है, हमें इस वैल्यू की सहायता से a प्लस बी का मान निकालना, फिर दोनों की गुणा करनी है। देखो, जो फार्मूले यूज होंगे, पहला तो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक और फार्मूला होता है इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर जमा 3ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई ये फार्मूला तो पढ़ रखा होंगे ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी। तो उसी के आधार पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जमा 3ab बनाया गया। अब वैल्यू पुट करो पहले वाले फार्मूला में। ठीक है, देखो ये वाला, ये वैल्यू देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालनी है हमने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 88 दे रखा है, a माइनस बी 4 दिया है, तो ये a माइनस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जमा 3ab। सॉल्व करेंगे तो a गुणा बी की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि 2, a इंटू में बी की वैल्यू आ गई 2। अब आगे है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी है 4, ठीक है, ए माइनस बी है 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा में 2 4, ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इधर, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 जमा 4 20, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बन गया 20। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आ गया तो आगे लगा दो ए जमा बी का होल स्क्वायर। ए जमा बी क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ से? 2√6। ए जमा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√6। भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी होता है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये ऊपर आ गई कितनी? 20 जमा 2 गुणा ए बी कितनी है? 2, तो 2 दूनी 4, 20 और 4 24। ए जमा बी का होल स्क्वायर आ गया 24 और ए जमा बी आएगा 24 का अंडरूट। 24 का अंडरूट होता है 2√6। ए माइनस बी दे रखा 4, ए जमा बी आ गया 2√6, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। ए जमा बी 2√6 और ए माइनस बी 4, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8√6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8√6। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा क्या आ जाएगा? 8√6, ऑप्शन ए उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 72 दिया है कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज, और वह अमाइलेज। कौन सा आएगा? अमाइलेज। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 73। माधोगढ़ का प्राचीन किला कहाँ पर? माधोगढ़, और यह है महेंद्रगढ़ के अंदर। माधोगढ़ कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। 74 नंबर है, इसमें बताओ कि कौन सी आकृति आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह, तो ये ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। आप खुद से सोल्व करके देख लेना, ये तो आसान सवाल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, साइंस का क्वेश्चन है ये। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, ये कोई दर्पण है, ये फोकस और ध्रुव से निकलती हुई दर्पण पर पड़ती है, गोलाकार दर्पण पर फोकस ये है, तो यहां से जो लाइन आएगी ये होती है बीच वाली लाइन, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वन इमेजिनरी लाइन विच फॉल ऑन सर्कुलर मिरर व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू फोकस एंड पोल्स, वो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रश्न नंबर 76, इसमें दिया है केवल एक ही रनवे जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाता है। पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो सबसे पहले करेंगे ना सबसे लास्ट। देखो जहाज के नाम दे रखे PQRS MNO, ये जहाज है, 7 जहाज उड़ेंगे एक ही रनवे से। पी और क्यू जो जहाज है वो ना तो सबसे पहले उड़ेगी और ना सबसे लास्ट में उड़ेगी, बीच में उड़ेंगी ये। एस वाली जहाज आर के बाद इसका प्रयोग करेगा, पहले आर उड़ेगी फिर एस आएगा नंबर एस का। एम जो है वो ओ के दूसरा पहले इसका उपयोग करेगा, यानी कि ओ है उससे 2 पहले एम आएगा, एम से पहले और उससे पहले ओ से पहले कोई और आएगा और उसके पहले एम आएगा, सेकेंड बिफोर ओ। एन जो है वो ओ के बाद और आर से पहले, एन जो है वो ओ के बाद और आर से पहले इस रनवे का यूज करेगा। क्यू जो है वो आर के ठीक पहले उपयोग करेगा, आर के एकदम पहले क्यू आएगा। तो एम के ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा वो बताना है। एम के बाद कौन उड़ाएगा ये बताओ। देयर इज ओनली वन रनवे विच इज बीइंग यूज्ड फॉर 7 डिफरेंट फ्लाइट्स। पी एंड क्यू, देखो पी और क्यू तो हमेशा बीच में है, क्लियरली लिख रखा है इसने। एस विल यूज इट आफ्टर आर, आर के बाद एस का प्रयोग होगा। एम विल यूज इट सेकेंड बिफोर ओ। तो देखो अब इसमें क्या दिया है, एक लाइन दे रखी है कि एन है वो इससे सेकेंड बिफोर, कहा ये एम विल यूज इट सेकेंड बिफोर ओ है, ओ से पहले कोई और है और उससे पहले आ गया एम आ गया। उसके बाद है एन विल यूज इट आफ्टर ओ और बिफोर आर, ओ के बाद यूज करेगा एन और आर से पहले करेगा। क्यू है वो आर से एकदम पहले, तो क्यू एकदम आर के पहले, क्यू और आर एक साथ रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि एस विल यूज इट आफ्टर आर, आर के बाद कौन यूज करेगा? एस यूज करेगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जहाज थे, 7 ही जो लोकेशन आ गई। बच गया कौन सा? पी वाला। पहले लाइन दे रखी कि पी और क्यू शुरू में और लास्ट में नहीं आएगी, तो पी भी बीच में है और क्यू भी, तो मतलब हमारी सारी अरेंजमेंट बनेगी ये। सबसे पहले एम उड़ाएगा, फिर पी आएगा, फिर ओ, फिर एन, फिर क्यू, फिर क्यू आर, फिर एस।
इसने पूछा है कि इमीडिएट आफ्टर एम, एम के तुरंत बाद कौन उड़ाएगा, तो एम के तुरंत बाद किसका नंबर है, पी का। एम के तुरंत बाद किसका नंबर है, पी का। कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ तो वो लाइन उठाना जिसमें मैक्सिमम यूज हो। एम का दे रखा है एम सेकंड बिफोर ओ, इसमें 3 यूज हो जाएंगे, तीनों की अरेंजमेंट आ जाएगी। ओ आएगा, एक बंदे की जगह खाली आएगी, एम आएगी। फिर दे रखा ओ कहाँ दिया, ये ओ के बाद एन, ओ के बाद है एन, लेकिन आर से पहले, फिर आर के साथ क्यू का दे रखा है, एस दे रखा, वो बन गए साथ। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर होगा। आगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह है हिसार के अंदर। कहाँ है, हिसार के अंदर। 78 नंबर है। ये देखो इसमें, देखो इसमें क्या दिया है कि सारे कोवे जो है, के फॉर कोआ, और ये सारे क्या है, गोरैया है। सारे बतख भी गोरैया, तो मतलब इस गोरैया के भीतर बतख भी बैठा दिया। कोई भी गोरैया कोवा नहीं है, कोई भी गोरैया कोवा नहीं है। ये तो गलत है भैया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता, गलत है इसमें तो। कोई भी गोवा, भैया तो है कोवा इसके अंदर, तो गोरैया कोवा होंगे, तो मतलब पहला तो गलत है। कोई भी कोवा बतख नहीं है। देखो कोवा बतख है या नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं दे रखा, कुछ कौवे बतख हैं। अब देखो इसमें एक ही बात सच होगी, या तो कोवा बतख होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो, कोवा बतख के बारे में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन या तो कोवा बतख होगा या नहीं होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो कुछ कौवे बतख होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब 2 और 3 में से कोई एक बात ही सही है, या तो दूसरी सही है या तीसरी सही है। अलग अलग देखा हो तो गलत है भाई। सिर्फ ये पूछता दूसरी बात कि कोई भी कौवा बतख नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ये पूछता कुछ कोई बतख है, तो वो भी डायरेक्ट लेसन नहीं दे रखा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोनों बात एक साथ दे दी, मतलब दोनों में से एक तो बात सही होगी। कौवा बतख हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब निष्कर्ष 2 या 3 में से कोई एक सही है। 2 या 3 में से कोई सा भी एक सही हो सकता है, ऑप्शन डी उत्तर आएगा। सवाल नंबर 79 देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 साल में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का दुगुना है। तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि बताओ। 1000 रुपए 10% की दर से 2 साल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसका डबल मिलता साधारण ब्याज। तो पहले यहां से ब्याज निकालो, 1000 रुपए है, 10% की दर है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% निकालेंगे, इसका पहले 100 आएगा, फिर अगले साल का 100 आएगा, और इसका 10 आएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 210 रुपए। 100 जमा 10, 1000 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 210 रुपए। लेकिन इसमें कितना दे रखा हो, साधारण ब्याज डबल है, इनकी साधारण ब्याज कितना हो गया, 420 रुपए हो गया। फिर भैया 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका डबल है साधारण ब्याज, तो 420 हो गया 210 का, 7% की दर पर। तो ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन हमें निकालना, दर गुना में समय, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब इसको करके देखो, 7×6 = 42 और 2×3 = 6, 30 गुणा 1000 3000, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, पंडित मांगेराम का संबंध, तो यह सांग परंपरा से। किससे, सांग परंपरा से। कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय के भेद देखते कौन कौन से, उनमें से कौन सा एक नहीं है वो बताना है। देखो अव्यय वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द बोलते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ठीक है, तो देखो विस्मयादि बोधक भी होता है, क्रिया विशेषण भी, संबंध बोधक भी, लेकिन परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का। प्रश्न नंबर 82 दिया है कि एक बल्ब एक जनरेटर से जुड़ा है, वोल्टेज है 220, वी की वैल्यू दे दी 220, करंट आई ये दे दिया 0.5 एम्पियर, ये जो 220 वोल्ट करंट दे दिया 0.5, तो पावर निकालनी है। पावर का फार्मूला क्या होता है, वी इंटू में आई, तो 220 गुणा 0.5, तो 22×5 110, 110 वाट, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसका, 110 वाट। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। प्रश्न नंबर 83, कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती इन चारों में से, पर्वत की मिट्टी, कछार मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी काली मिट्टी। हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखो अगर काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं है तो फिर लाल मिट्टी लगाना, आपको ध्यान रखना, दोनों ही नहीं पाई जाती।
काली और लाल, लेकिन अगर काली मिट्टी ऑप्शन में दे रखा तो काली मिट्टी लगाना है, अगर लाल दे रखा तो लाल। दोनों ऑप्शन में है तो काली मिट्टी का आंसर लगाना है। 84 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम की क्या एक विशेषता नहीं है? तो इसमें है कि इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं, प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी और शक्ति एक लिखित संविधान में सुस्पष्ट निर्धारित होती है, सरकार की विधायिका और कार्यपालिकाओं के बीच में कोई प्रतिकरण नहीं होता, उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामलों में मध्यस्थता की जिम्मेवारी सौंपी गई है। देखो, फेडरल सिस्टम की बात करें, संघीय व्यवस्था की बात करें, जो भारत के अंदर भी है कुछ कुछ, तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट होता है जो सारे वाद विवाद निपटाते हैं, भी सही बात है। सरकार की प्रत्येक लेवल पर जिम्मेदारी तय होती है, सरकार के 2 सतर होते हैं, ठीक है। देखो, पहला और दूसरा पॉइंट जब लिख रखा है तो तीसरा पॉइंट तो ऑटोमेटिक गलत हो गया कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कोई प्रतिकरण नहीं है। भाई गलत है, विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होता है, दोनों में प्रतिकरण होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट है जो इसमें गलत दी गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 85 दिया है, भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन कहाँ हो रहा है? जियोथर्मल जो एनर्जी है वो कहाँ से निकल रही है? तो भारत में जो निकलती है जियोथर्मल एनर्जी वो है मणिकर्ण। और मणिकर्ण कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के माध्यम से ये भूगर्भिक जो ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। मणिकर्णक हिमाचल प्रदेश, कुल्लू जिला है, पार्वती नदी के तट पर। ये भी ध्यान रखना, पार्वती घाटी है, पार्वती नदी के तट पर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मणिकर्णक। भूतापीय ऊर्जा जो प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो, हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण तो ठीक है, इसके अलावा लद्दाख की पूगा वैली है, वहां भी होती है भूतापीय ऊर्जा। दोनों नाम ध्यान रखने हैं। तो प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है? देखो, भूकंप संबंधित जानकारी हम किस पे मापते हैं? सिस्मोग्राफ पे। किस पे करते हैं? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 87 दिया है, ए हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इमीडिएटली बॉइल्स पुशिंग ए टाल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू एयर। तो वो होता है गीजर, ठीक है, गीजर के अंदर होता है ये। प्रश्न नंबर 88 देखो, और ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि राधा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, और लास्ट में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है वो बताना है, ठीक है। आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है वो हमने बताना है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो ऐसे डायरेक्शन बना लो पहले, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। अब चलाओ इसको, 7 किलोमीटर साउथ ईस्ट ये कौन हो गया? तो इधर चलेगी पहले 7 किलोमीटर। उसके बाद 14 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट इधर है ना, तो अब ये इधर चलेगी कितनी? 14 किलोमीटर। उसके बाद 7 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा? ये कौन हो गया ना, तो मतलब अब ये इधर जाएगी, कितनी चलेगी वापस से? 7 किलोमीटर। उसके बाद वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट कौन सा है? ये वाला है ईस्ट, तो मतलब इधर चलेगी 4 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? देखो, ये 7 किलोमीटर नीचे गई थी, 7 किलोमीटर वापस आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आमने सामने है बिल्कुल। ये 14 चली थी, इधर 4 वापस आ गई, तो ये दूरी कितनी रह गई? तो 14 माइनस 4 यानी कि 10। कितना किलोमीटर की दूरी रह गई? 10 किलोमीटर की। ऑप्शन सी उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 89 देखो, लूनी नदी के संदर्भ में बताना है। लूनी नदी हमें पता है कि कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं एक बार। देखो, लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी में स्थित नागा पहाड़ियों से सागरमती के रूप में शुरू होती है। नागा पहाड़ी है, पुष्कर घाटी, अजमेर जिला, वहां से शुरू होती है राजस्थान में। गोविंदगढ़ के पास सरस्वती नदी से मिलने के बाद इसे लूनी नदी कहा जाता है। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास बहने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भूमि में ये लुप्त हो जाती है। ये है लूनी नदी के बारे में। कच्छ के रण में खत्म हो जाती है, अजमेर जिले से नागा पहाड़ी से शुरू होती है। तो प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, कच्छ के रण की दलदल भूमि में खत्म हो जाती है गुजरात के अंदर। प्रश्न नंबर 90 दिया है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहां से हुई थी?
तांबे का रथ हड़प्पा काल में कहाँ खोजा गया था? तो इसका आंसर आएगा दैमाबाद। हड़प्पा काल का तांबे का रथ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद से खोजा गया था। जो हड़प्पा का सबसे दक्षिणतम पॉइंट था दैमाबाद, वहां से खोजा गया था। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला। यहाँ बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ, एक आदमी, हाथी, गैंडा और भैंस की ठोस धातु की मूर्तियां मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है दैमाबाद। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान रखनी है। तो तांबे का रथ जो मिला है वो कहां से मिला है? दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो सबसे दक्षिण पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसमें किस प्रकार की बिजली उत्पादित करते हैं ये? हाई कार्बन की, कोयल बेस्ड या लो कार्बन या सोलर बेस्ड? तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्रोड्यूस लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी करते हैं? लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। दे यूज न्यूक्लियर फिजन टू जनरेट पावर which release very low greenhouse gas emission during operation. लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं SMR। न्यूक्लियर फिजन इनमें होता है यूरेनियम एटम से। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, लो कार्बन एनर्जी। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। अगला है पारद धातु किसका मिश्रण है? पारद, देखो इसके नाम में ही है पारा, पारद धातु। मरकरी किसी भी धातु से, किसी भी मेटल से मिलता है तो वो होती है पारद धातु, अम्लगम बोलते हैं इसको। तो पारद धातु किसका मिश्रण होती है? मरकरी मिक्स्ड अलोर का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मरकरी किसी भी मेटल से मिलता पारा तो पारद धातु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था? तो देखो, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2026 के अवसर पर हरियाणा के सिरसा जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी थी। सिरसा जिले में हुआ था 8 मार्च 2026 को। सीएम चीफ गेस्ट थे। इंपोर्टेंट क्या है? महिला उद्यमिता मंच शुरुआत हुआ था यहाँ से। महिला उद्यमिता मंच एक चैप्टर शुरू किया गया था। तो किस जिले में हुआ था ये? सिरसा के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 94 के जिले दे रखे 6 और इनको उत्तर से दक्षिण में लगाना है। कौन सा उत्तर में और कौन सा दक्षिण में है? तो देखो, सबसे उत्तर में जो अगर हरियाणा की बात करें हम तो सबसे उत्तर है ये, सबसे दक्षिण है ये साउथ पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे ऊपर है पंचकुला, तो सबसे पहले आएगा पंचकुला। पंचकुला के जस्ट पास यहाँ पर है अम्बाला, फिर आएगा अम्बाला। सबसे देखो साउथ की बात करो, यहाँ पर लास्ट में है महेंद्रगढ़, सबसे लास्ट में आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बिल्कुल पास, महेंद्रगढ़ के बिल्कुल पास है यहाँ पे दादरी भिवानी। तो महेंद्रगढ़ से जस्ट पहले कौन सा है? भिवानी। पंचकुला, अम्बाला। जींद और कैथल की बात रह गई। जींद और कैथल में ऊपर कैथल आता है, नीचे जींद है, तो ऊपर आएगा कैथल और उसके नीचे आएगा जींद। 3 5 4 1 6 2, 3 5 4 1 6 2। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 94 का। 95 है, फिल इन द ब्लैंक है, दीज विलेजर ब्लैंक द फोक सॉन्ग्स इन देयर प्योर फॉर्म। तो क्या आएगा? हैव प्रिजर्व्ड। दीज, देखो यहाँ पर अगर दोज होता या दीज का होता वर्तमान में ये गांव वाले, तो हैव प्रिजर्व्ड। पास्ट की बात होती तो हैड आता, ये दीज ये गांव वाले, मतलब कि हैव प्रिजर्व्ड, अब तक प्रिजर्व किया गया है। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 96 का देखो, मिक्सचर और एलिगेशन का है। इसमें पहली लाइन लिख रखी, समान धारिता वाले, समान वॉल्यूम है 3 जग में दूध और पानी का मिश्रण। पहले में है 3:1, दूसरे में 7:1, तीसरे में 11:5। तीनों को मिला के एक मिक्सर में डाल दिया कंटेनर में, तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा ये बताना है। अनुपात दिया है दूध और पानी का और पूछा है पानी और दूध का, ही ध्यान रखना, उल्टा अनुपात पूछा है। देखो पहले में 3:1, तो टोटल कितना हो गया? 4। 4 में दूध कितना है? 3, तो 3/4। दूसरा है 7:1, टोटल कितना हो गया? 8। दूध कितना है? 7/8। तीसरे में टोटल कितना हो गया? 16। कितना है? 11/16। तीनों को जोड़ दो, 16 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा? 37/16। अगर दूध पूछता तो दूध है 37/16। अब पानी देखो, पानी कितना है इसमें? 1/4। दूसरे वाले में 1/8, तीसरे वाले में 5/16। तीनों को जोड़ दो, यह है 11/16। लेकिन लास्ट में पूछा पानी और दूध का। पानी कितना है?
11/16। दूध कितना है 37/16। 16 से 16 करें कितना आएगा 11:37। 11:37। तो प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 11:37। प्रश्न नंबर 97, भारत ने किस टीम को हराकर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती है? महिला टीम ने भारत ने किसको हराकर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती है? कि देखो, भारत ने छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में ईरान को 32-25 के स्कोर से हराकर जीता था। ईरान को हराया था भारतीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती महिला टीम ने, और ये टूर्नामेंट हुआ का था ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। भारत जीता, ईरान दूसरे नंबर पर 32-25 के स्कोर से भारत जीता था। 5वीं बार ये खिताब भारत ने जीता है। तो किसको हराया था? ईरान को हराया था ये, और ईरान के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी। अगला है 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? 2,4-D इसका फुल फॉर्म देखो, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका नाम है D4। और ये क्या हर्बिसाइड, खरपतवारनाशी है ये। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक खरपतवारनाशी, ऑप्शन डी हर्बिसाइड। 99 है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, भाई कोई भी एटम है उसका आइसोटोप का क्या मतलब होगा? इसमें देखो, इसमें दिया है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर समान होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जिसके कारण मास नंबर अलग अलग होता है। प्रोटॉन की संख्या सेम होती है और न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, यानी कि मास नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, वो उसका आइसोटोप कहलाता है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखो, ड्यूटेरियम D2O जो हम यूज करते हैं हार्ड वाटर, प्रोटियम जो H2O सिंपल होता है, और ये ट्रिटियम। 3 है हाइड्रोजन के। पहले वाले में एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, दूसरे में देखो तीनों में प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप। तो प्रश्न नंबर 99 में क्या है? आइसोटोप, यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 99 का। आखिरी सवाल है, गणित का सवाल है, और इसमें दिया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य जो हो विक्रय मूल्य से कम है, भाई हमने सेलिंग प्राइस मान लिया कितना 100 रुपया, विक्रय मूल्य हमने 100 रुपया माने, तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसका 30% घटाएंगे, कितना रुपया हो गया? 70 रुपया। यानी कि 70 की चीज 100 में बेची थी, तो उसको बताओ लाभ कितना हुआ? तो लाभ कितने का होगा? 30/70 का। 30/70 यानी कि 3/7, तो 3/7 कितना हो गया? 42.86। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलते, ध्यान रखना। हमने विक्रय मूल्य माना 100 रुपया, और विक्रय मूल्य जो हो विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो 100 का 30% 30 होगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 70 रुपया। तो 70 की चीज 100 में बेची, कितने का लाभ? 30 का। कितने पर? 70 का। 30/70 42.86, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 100 प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के। हरियाणा ग्रुप डी मॉक टेस्ट सीरीज में ये हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। 100 प्रश्न है, सभी का डिटेल में सॉल्यूशन हमने देखा है इसमें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।